नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो अपनी बेबाकी की वजह से जाने जाते हैं। चाहे बात पार्टी के मंचों पर हो या फिर संगठन में या फिर जनता के बीच, उनकी बेबाकी ही उनकी पहचान है। तो आइए स्वागत करते हैं लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप जी का। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, 6 महीने से थोड़ा सा अधिक समय बचा है चुनाव होने में और तैयारियों में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। जैसा हम देख कर सुनते हैं कि 5 साल हम लोग काम करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि चुनाव के टाइम पर काम करते हैं। तो सर, आज कहाँ खड़ी है उत्तराखंड के अंदर बीजेपी? देखिए, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक नंबर वन की, बल्कि विश्व की तो नंबर वन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और उत्तराखंड में तो मैं समझता हूँ कि अभी तक दूर दूर तक मुझे कोई सामने नज़र नहीं आता। और जहाँ सांगठनिक दृष्टि से देखिए तो सबसे मजबूत पार्टी इस टाइम भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए हम तो अपनी जगह से आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल जो है हमसे बहुत पीछे छूट गए। 17 के बाद सर आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार यहाँ पर सत्ता में है। तो कई बार एक एंटी इनकम्बेंसी भी सामने आती है जहाँ पर जनता को लगने लगता है कि नहीं, अब एक चेंज चाहिए। तो जैसे कांग्रेस कह रही है कि भाई इस बार चेंज होगा। निश्चित रूप से ये बात सरित है कि जब सत्ता में बहुत सारे दिन तक रहते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी से तो जनता की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उन्हें लगता नहीं कि कहीं दूसरे कोने में कोई उनकी आशाओं को पूरा करेगा। तो इसलिए जब ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं तो आदमी के, हमारी पार्टी के लिए चुनौतियां भी बहुत बड़ी होती हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे हो सकता है कि सत्ता के विरुद्ध कुछ लोगों की आवाज़ें उठ रही होंगी, लेकिन उनको विकल्प नज़र नहीं आता, क्योंकि सामने विपक्ष है ही नहीं। और कभी उलझा हुआ विपक्ष है, गैर जिम्मेदार विपक्ष है। और मुझे लगता है कि उनको अभी तक वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। तो लोगों को ये विश्वास हो गया है कि अब ये सत्ता के लायक नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी हैं। तो उनको लगता है कि ये इनका बस का नहीं है, इसलिए भाजपा का इस समय कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जनता हम पे विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है, मोदी जी पे विश्वास करती है, धामी पे विश्वास करती है। इसलिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए हम मजबूती के साथ। कांग्रेस विकल्प क्यों नहीं हो सकती सर? उसमें कमजोरी की क्या बात है? देखिए, वहाँ पर आज भी उनके तो तमाम बड़े चेहरे हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री का फेस ना हो, प्रदेश अध्यक्ष ना हो या केंद्रीय नेतृत्व से यहाँ काम ना हो रहा हो। तो कमजोरी कांग्रेस की कहाँ आपको नजर आ रही है? देखिए, आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे इशू हैं। भाई धारा 370 है, आपके समय में लगी, हमने हटाई। बहुत सारी तलाक कानून है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो राष्ट्र विरोधी महसूस होती थी, जो राष्ट्र के साथ खड़ी नहीं नजर आती थी, ऐसी नीतियां मतलब आप थी। कह रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है? तो मतलब ये कि राष्ट्र विरोध क्या, भाई कई काम उनके राष्ट्र विरोधी हैं, ये बात निश्चित है। आज भी कांग्रेस के लोग कई बार ऐसे से बयान दे देते हैं, ऐसे काम कर देते हैं जो लगता है कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, जो भारतीयता के खिलाफ है। तो इसलिए यह है कि जनता ये समझ गई है कि ये इनका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के, मैं उत्तराखंड की बात करूँ, देखिए जब उत्तराखंड का आंदोलन चला, ये बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने, बहुत सारे संगठनों ने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए संघर्ष किया। उसमें कांग्रेस कहीं नहीं थी। कांग्रेस ने, बल्कि कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार उस समय उत्तर प्रदेश में थी, हम उत्तर प्रदेश के हिस्सा थे। तो दोनों की जुगलबंदी के कारण हम पे बहुत सारे अत्याचार ढाए गए और पूरी कोशिश की गई कि उत्तराखंड के आंदोलन को कुचल दिया गया। और हमने उस समय आंदोलन किया था, हमारे सारे लोग उसमें आंदोलन में शामिल थे। हमने भी अपने एक हमने एक शैडो प्रदेश अपना संगठन के हिसाब से बना दिया था, उत्तरांचल प्रदेश पार्टी के नाम से भी। और उसी बैनर पे, उसी प्लेटफॉर्म पे हमने लड़ाई लड़ी थी। तो आप ये समझो कि हमारा तो पहले से था कि हमने उत्तराखंड बनाना है, छोटे राज्यों के हम पक्षधर थे। कांग्रेस हित में नहीं थी इसके? निश्चित रूप से कहीं भी हित में नहीं थी, बल्कि हमारे आंदोलन को कुचलने में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं करी। उनके सरपरस्ती में ही मुलायम सिंह ने जो है, अगर ऐसा नहीं होता, हमारे ऊपर जब मसूरी कांड हुआ, रामपुर तिराहा कांड हुआ, अब खटीमा में हुआ, तो उस समय अगर केंद्र सरकार का थोड़ा भी संवेदन होती तो हमें उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर देती इस विषय पे। नहीं करा, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने उत्तराखंड को बनाया और हम इसकी आत्मा को जानते हैं, हम इसकी परिस्थितियों को जानते हैं। तो इसलिए लोगों को विश्वास होता है कि जिन्होंने इसके जन्म देने में, हमारे जो इनकी प्रसव पीड़ा में, जिसने उत्तराखंड के प्रसव पीड़ा में जन्म लेने में जिन्होंने सहायता की है, जिस दाई ने काम किया होगा, जिस माता ने दर्द सहाया होगा, तो निश्चित रूप से यह है कि उनके प्रति का जो बच्चा होने वाला होगा उसका एक आकर्षण रहेगा, एक उनके प्रति मोह रहेगा, एक तरह प्रेम रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आज यही स्थिति
भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तराखंड की मतलब आप जनता 2000 पे में जब विश्वास उत्तराखंड बना था उसका क्रेडिट आप बीजेपी को दे रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब 3 स्टेट्स बनाए गए थे, नहीं उसमें नहीं, तो हम भी उत्तराखंड भी एक सहयोगी स्टेट थे, था। हम भी सहयोगी थे, बहुत सारे थे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का संघर्ष समिति थी, उसमें बहुत सारे विचारधारा के लोग थे, उसमें बहुत सारी पार्टियां थी और कई क्षेत्रीय पार्टी हाँ, वो भी थी। गठबंधन था तो गठबंधन था, सबने मिलकर, जैसे देश आजाद हुआ जब हमारा भारतवर्ष, उस समय सारे लोगों ने मिलके, चाहे वो समाजवादी रहे, चाहे वामपंथी रहे, चाहे दक्षिणपंथी रहे होंगे, सोशलिस्ट, सब पार्टियों ने मिलके हम एक फोरम बनाया, एक 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 यूनिटी बनाई जिसका नाम कांग्रेस रखा गया और उन्होंने आंदोलन किया। आज भारतीय जो ये कांग्रेस, वर्तमान में जो कांग्रेस है, वो ये एक बात करती है कि हमने साहब देश को आजाद कराया, जबकि वो भी सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। सत्य ये है कि चंद्रशेखर आजाद उसमें थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जो चरखे से बाद में आजादी नहीं आई, अहिंसा से, चरखे से आजादी नहीं सब आई। चीज से हमने सारी चीज मिलके हुआ, मैं अकेला किसी को नहीं कहता। उसमें महात्मा गांधी जी का भी योगदान था, तो सुभाष चंद्र बोस का भी था, भगत सिंह जी का भी था। तो इसी तरह उत्तराखंड बनने में भी सारे दलों के कई प्रकार, कांग्रेस छोड़ के, सपा छोड़ के, बाकी सारे दलों ने सहयोग किया, सारे संगठनों ने सहयोग किया, बहुत सारे राजनीतिक थे, सामाजिक थे, कर्मचारी यूनियन थी, सबने मिलकर काम किया, उसमें यूकेडी भी थी। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब मुख्यमंत्री जी भाषणों में कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल गैंग, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, और सदन में राहुल गांधी खड़े होकर के कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है, तो सर ये टैग लाइन क्यों है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वो बीजेपी हो गई और जो विरोध करेगा तो वो कांग्रेस ही हो गया? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस की मानसिकता इतनी हो गई है कि आप ये समझिए कि जब कश्मीर में हमारे पंडितों पे, हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हुए, कांग्रेस मौन दर्शक बन के रही है। लोगों ने अपनी जमीन खोई, बच्चे खोई, करोड़ों करोड़ों रुपए थे लोगों के पास, संपत्ति थे, बड़े बड़े अमीर धन्याढ्य लोग थे, हमारे समृद्ध लोग थे, हमारे ब्राह्मण लोग वहाँ के, वे वहाँ के जोश कस्म में। लेकिन एक भी आज की तारीख में सब भाग के आए, उस समय कांग्रेस नहीं किया। तो क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि वास्तव में ये हिंदू विरोधी हैं? आपके समझो इस बात को, आज की तारीख में आपको कहीं दंगा नहीं मिल रहा, जहाँ भी उत्तराखंड, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ आपको कहीं दंगा नजर नहीं आएगा। आएगा भी तो होता है, तो अगर कोई करने की कोशिश भी करता है तो तुरंत दबा दिया जाता है। तो जब ये विश्वास लोगों के पास हो गया कि आज हिंदुओं की, सनातन धर्म की रक्षा, भारतीय संस्कृति की रक्षा जो पार्टी कर रही होगी, तो निश्चित रूप से उनका लगाव उसके तरफ होगा। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी अकेली खड़ी है जो सनातन तो धर्म के साथ सनातन खड़ी और है। हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी की नैया पार होती है? नैया पार नहीं होती है, बल्कि आज वो खड़ी है, इसलिए लोगों को विश्वास है कि यही एक पार्टी है जो खड़ी है। बाकी कोई पार्टी आप मुझे बता सर, दीजिए कांग्रेस ये दूर-दूर तो तक। कहती है कि देखिए बस ये हिंदू, मुस्लिम, सनातन इसकी बात करेंगे चुनाव में और चुनाव जीतने के लिए हर प्रपंच रचने का काम बीजेपी करेगी, लेकिन असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही योगी जी जा रहे हैं बाहर, बंगाल तो वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, बिहार जा रहे हैं तो वहाँ हो रही है, लेकिन कांग्रेस और सपा कह रही है जब अपने स्टेट की बात आती है तो डेवलपमेंट नहीं बताएंगे कितना किया है। देखिए, आपने कभी देखा होगा हमारे किसी भी नेता ने कभी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोला, इस्लामीकरण के खिलाफ कहा, कट्टरपन के खिलाफ कहा है, देश विरोधी की बात करी है। और आप ये समझिए कि जो बांग्लादेश से घुसपैठे आ रहे हैं, क्या हमारी सरकार उसके ऊपर बात नहीं करे क्या? अगर आज पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, घुसपैठ कर रहे हैं यहाँ पे, असामाजिक कई अवांछित तत्व जो आ रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे कहीं किस प्रकार के कृत्य में लगे, जो देश विरोधी हैं, क्या उसके लिए सरकार काम नहीं करे क्या? कांग्रेस इनको पालती है। सर वो कह रहे अगर आ रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है सर? सरकार आपकी है 2014, क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं, मैं आपसे और वो ये पूछ रहे हैं सर कि ये आंकड़ा बता दीजिए कितने निकाले आपने देश से, उत्तराखंड से खासकर। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप किसी बच्चे के पास दीजिए, कोई धागा दीजिए, आप कहे कि बेटे जरा इसको उलझा दो, तो वो 2 मिनट में उलझा देगा। अब उसी बच्चे को अगर आप कहते कि सुलझा दो, तो वो शाम तक भी नहीं संभाल, सुबह से शाम तक नहीं सुलझा पाएगा। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस ने उलझा रखा है बिल्कुल देश को? निश्चित रूप से ये जितनी अराजकता फैल रही है, जितनी हमारी उत्तराखंड में भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये सारा का कारण अगर देखा जाए, अगर आप फ्लैशबैक में जाओगे तो सारा मूल कारण ये है क्योंकि इनकी गैर जिम्मेदार और इनका इन लोगों को गलत तरीके से सह देना ही ये सबसे बड़ा कारण रहा है। और यही छटनी, यही फिल्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, उसी को हम कर रहे हैं, क्योंकि क्लीनिंग हम कर रहे हैं। तो इसलिए जनता को लगता है कि अब जो है भारत दोबारा से जो है अपनी पुरानी समृद्धि की ओर दौड़ रहा है, उसके आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए लोग, जनता, आप देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ, जनता ने क्या जनमत दिया। अगर ऐसे देखो, सबसे बड़ी ताकत तो जनमत है, लोकतंत्र में तो सबसे बड़ी जनता है। वहां भी सर्व सरकारी मशीनरी का आरोप लगा रहे कांग्रेस। देखिए, अगर कांग्रेस अगर सरकार में तो केरल में क्यों नहीं कर पाए हम केरल में क्यों नहीं कर पाए?
वो कह रहे कि टारगेट इनका बंगाल और असम था, बस वहां इन्होंने जो है, अब वही बात है सर, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जहां वो जहां जीत जाते हैं वहां तो कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हो गई, और जहां हार जाते हैं वहां कहते हैं कि गलत हो गई। हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जब भी उनके लिए कहा, चुनौती दी कि आप साक्ष्य के साथ आइए, मशीनों पर बताइए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये जितनी मशीनें हैं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कोटद्वार में भी बनती है, हमारे यहाँ जहाँ उत्तराखंड में बनती है बहुत सारी मशीन। मैंने बहुत सारे इंजीनियरों को पूछा, मेरे मित्र भी हैं वहाँ, वो कह रहे हैं कि कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, उसमें ऐसी टेक्निक है कि उसमें अगर थोड़ा सी भी हाथ करोगे, अगर थोड़ा गलत अगर हाथ लगाओगे तो वो अपना भी ब्लॉक हो जाएगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और है तो चुनौती दे ना, कोर्ट में हार चुके हैं, कोर्ट में चुनौती दी, हार चुके हैं, वहां ये गए नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी बातें न करें, जनता का विश्वास जीते कांग्रेस, जनता के बीच में काम करें, भारत की आत्मा के खिलाफ काम न करें, भारत के आत्मा के अनुसार काम करें, तो लगता है तब कांग्रेस को क्या है, जनता भी उनको भी स्वीकार करेगी। सर अभी कुछ दिन पहले गैरसैंण में सत्र आयोजित किया गया था, आपने भी मुझे लगता है, जो मैंने आपका बयान सुना था कि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो लगता है सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ? देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वहां पे जो मेरी बयान था उनको थोड़ा सा उसको घुमा घुमा के बोला है लोगों ने, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं, आप जिस स्थान पे ये गैरसैंण बना था, गैरसैंण जहां है वहां ये राजधानी नहीं बनी, उससे 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऊपर चोटी में बनी। और निश्चित रूप से जब हाइट में कोई चीज़ बनती है तो वहाँ ऑक्सीजन की स्वाभाविक रूप से कमी होती है, वहाँ स्वाभाविक रूप से ठंडा ज़्यादा होता है। हमने ये कहा था कि जब वहाँ थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा वहाँ अगर ठंडा है, तो वहाँ की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहाँ पर कर्मचारियों के लिए, विधायकों के लिए पूरी व्यवस्था है, अधिकारियों के लिए भी लगभग बड़े अधिकारियों के लिए, IAS PCS के लिए पूरी व्यवस्था है, लेकिन छोटे कर्मचारियों के लिए व्यवस्था नहीं है। आम जनता कोई अगर फरियादी वहाँ गया उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ निदेशालय है, ना वहाँ कोई सचिवालय है। तो हमने कहा था कि जब ये बनना था तो पहले सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था, तब ये राजधानी बननी चाहिए थी। और अगर अब बन गई है तो इसी को अस्थायी रूप में बनाने के लिए पहले वहाँ जो है ढांचागत तो व्यवस्था सर आपकी सरकार काम कर रही है उस पर? निश्चित रूप से हमारी सरकार करी। और अभी आपने देखा होगा कि हमारा तो बजट सत्र ही वहाँ लग रहा है। आप चाहते हैं कि स्थायी राजधानी बने या दोनों निश्चित रहनी रूप चाहिए? से मैं तो आज भी चाहता हूँ कि जब करोड़ों रुपए वहाँ खर्चे हो गए हैं, ये चीज़ें उन्होंने जो गलती उन्होंने करी, लेकिन अब ये सुधारने के लिए यही है कि उसी सुना से ढांचागत व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और वहाँ पर जो है धीरे धीरे जब तक ढांचे व्यवस्थाएं तुरंत करनी चाहिए, और उसके बाद जो अस्थायी राजनीति। आप कहते हैं कि हम वहाँ सत्र आयोजित कर रहे हैं, डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारे शासनकाल में हमने टेंट से सत्र चलाया है वहाँ, तो सर ये कंपटीशन क्यों हो रहा है? मैंने यही बात कही थी कि जहाँ टेंट लगाया था हमने, जो वो पहले चिन्हित हुई थी जगह कि यहाँ पर होगा, हमने वहाँ पर सदन चलाया, बहुत अच्छा चला था, बहुत अच्छी जगह थी, नीचे थी, वहाँ ये ना वहाँ ठंड की नहीं थी, वहाँ पर सेफ्टी भी ज़्यादा थी, शहर के नज़दीक भी था अलग से। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्थाओं के लिए आपको इससे 1/3 यानी 1/3 काम करना पड़ता है, भला 3 गुना 4 गुना ज़्यादा आपको खर्चा हुआ है भराड़ीसैंण में। तो इसलिए हमने कहा था कि जब वो जगह चिन्हित करी थी उसी को क्यों नहीं बनाया गया। मतलब गैरसैंण को आप कह रहे हैं उसे 14 गैरसैंण को किलोमीटर ऊपर नहीं बिल्कुल जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, भराड़ीसैंण में बनाया, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं पूरी नहीं करी, और 5 गुना 6 गुना जो है वहाँ पर लागत भी तो ज्यादा हो गई। रिसोर्सेज सर वहाँ आपको नहीं लगता कि कमी है जिनको पूरा करने की, तो सिर्फ जिम्मेदारी आप लोगों की ही नहीं, निश्चित रूप से हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, और हमारी सरकार कर ही रही है, और इसके एक कदम आगे बढ़े हैं कि बजट सत्र वहाँ है, और इसीलिए है कि अब आगे जो है हम करेंगे सचिवालय, आप निदेशालय बनाइए, और उसके बाद जो है बहुत जल्दी जो है वहाँ पर इसको चलाइए स्थायी रूप से। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उत्तराखंड में 2027 चुनाव के क्या मुद्दे रहने वाले उस पर होगी विस्तार से बात। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बात बीजेपी विधायक दिलीप सिंह जी से हो रही है, तमाम मुद्दों पर वो अपनी बात रख रहे हैं। तो दिलीप सिंह, जब सवाल ये है कि 27 के चुनाव में आप लोग जाने वाले हैं कुछ समय बाद, मुद्दा नीली पीली हरी चादर, मस्जिद, वक्फ बोर्ड ये रहेगा या डेवलपमेंट रहेगा? क्योंकि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ये मुख्यमंत्री जी खुद अपने भाषण में बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था। क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट किसका होना है? डेवलपमेंट क्या उनका होना है जो नीली पीली चादर लेके आ रहे हैं? क्या हम सरकारी पैसा उनके लोगों के लिए खर्च करेंगे जिनकी नीली पीली चादर लगा के यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं? हमारा कहना है कि मुद्दा वो भी है, मुद्दा विकास भी है, और मुद्दा विकास जो होना चाहिए वो अपने लोगों के लिए होना, जो यहाँ पहाड़ के लोग हैं, जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, जो चाहे कोई भी किसी क्षेत्र में, चाहे मैदानी है चाहे पहाड़ के लोग हैं, उनके जो भी उत्तराखंड में रहने वाला पहले पुराना है उसके विकास के लिए बात होगी। नए लोगों का अतिक्रमण करने वाला, डेमोग्राफी चेंज करने वाले लोगों का नहीं हो रहा है, उनके लिए नहीं है। हमारा मुद्दा ये भी है कि इस प्रकार की कृत्य नहीं होने चाहिए, और सरकारी भूमि पर कब्जा हम किसी तरह से नहीं करेंगे, और हमारे क्षेत्र विरोधी किसी धर्म के खिलाफ
एक जो षड्यंत्र होगा वो भी हम यहाँ नहीं चलने देंगे, और साथ साथ में हम विकास भी अपने लोगों के लिए करेंगे। ये दोनों मुद्दे हमारे होंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई 17 से पहले ही ज़मीनें कब्जा हुई हों कांग्रेस के सरकार में? सरकारें तो पहले आपकी भी रही हैं, आपकी भी सरकार के मुख्यमंत्री रही हैं, और 17 के बाद से भी कांग्रेस कह रही है कि भाई ज़मीनों पर कब्जे तो इनकी सरकार में भी हो रहे हैं, ये जानबूझकर इनको बसा रहे हैं ताकि फिर यहाँ वही ध्रुवीकरण की राजनीति करे और बीजेपी चुनाव जीते। मैं तो चुनौती देता हूँ कांग्रेस के लोगों को, बताओ ना कि 17 के बाद हमने कौन सी जगह किसी जंगल में मज़ारें बनने दी? ये सारी जितनी मज़ारें बनी हैं सबके सब उनके टाइम पे बनी हैं, और अगर कभी भूल चूक से बनी होंगी हमारे कार्यकाल में तो उसमें भी सरपरस्ती जो होगी वो कांग्रेस के लोगों की, कि आप पता कर लेना इस बात को। मैं चुनौती देता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मज़ारें यहाँ बना रहे हैं लोग बाहर से आके, वो कांग्रेस वालों ने बसाए हैं? निश्चित रूप से उनकी सरपरस्ती में बने हैं, तो खुला है, सब जानते हैं। मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल इस बात को दोहरा रहा हूँ, बाकी तो बात सत्य है कि उनकी सरपरस्ती में हुआ है। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं कि जो ये जितने भी आपने देखा होगा कि ये आपके अवैध मदरसे जितने बने हैं वो ज़्यादातर सबको मान्यता उनके समय में मिली है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम छटनी कर रहे हैं हम। और मैं एक बात और आपको बता दूं, एक बात स्पष्ट है कि हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, पहली बात ये। लेकिन जो मुस्लिम, जो हिंदू, कोई भी व्यक्ति अगर भारत विरोधी होगा, राष्ट्र विरोधी होगा और सनातन धर्म के विरोध अलग कोई षड्यंत्र करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्पष्ट हमारी लाइन है। सर, जब मुख्यमंत्री जी मंच से कहते हैं थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तो सर इसमें तो फिर धर्म विशेष का ही नाम आ गया। जिहाद तो सर सनातनी कोई करेगा नहीं। भाई ये दुर्भाग्य है कि विशेषकर एक धर्म ही इस काम को कर रहा है। ये निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य की बात है। और मैंने तो उनके उलेमाओं को, उनके जो धार्मिक गुरु, उनसे कहा है कि आप भी नियंत्रण करिए, इनको रास्ता बताइए कि इनको इस प्रकार के काम नहीं करें, नहीं तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। और क्योंकि जब एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और जब एक तरफ से इस प्रकार के कुकृत्य किए जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी परिणति जो है उसके परिणति जो है रिएक्शन में होगी, प्रतिक्रिया में होगी। काल नेमी, भेष बदलकर, नाम बदलकर बहन बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड में, उस पर भी सख्ती से काम होना चाहिए सर। सरकार कर रही है निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये प्रकार का किसी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं तो खुद इसमें इन चीज़ों में बहुत पहल करता हूँ कि भाई इस तरह से नहीं करेगा। हम सनातन धर्म कभी किसी धर्म को रोकता नहीं है, उनको धर्म को मानने से रोकता नहीं है। लेकिन ये सच है कि हमारी सहिष्णुता है वो हमारे लिए भारी पड़ गई है। हम उनकी बातों को, जैसे वो हमारे धर्मांतरण का कार्यक्रम करते रहते हैं, हम चुपचाप रहते थे आज तक, और कांग्रेस का मौन समर्थन रहता था उनको। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उनका समर्थन नहीं होगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। विदेशों से जो अवैध फंड आता था उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, यह लग रहा है। बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इसके जांच के दायरे में हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा स्पष्ट लाइन है और हम अब सनातन और भारतीय संस्कृति के साथ खड़े हैं। ये हमारी लाइन है, इस पे हमारा कोई दो राय नहीं। अच्छा, योगी जी का भी 2-3 दिन पहले एक बयान है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती, अगर होती भी है तो शिफ्टों में होती है। तो क्या उत्तराखंड में ये चीज़ें लागू हैं सर, और होनी चाहिए अगर नहीं है तो? निश्चित रूप से हमारा सबसे कहना है कि देखो, धार्मिक जो कार्यक्रम है या धार्मिक जो मान्यता है या धर्म मानने का विचार है वो आदमी का व्यक्तिगत है। ऐसा नहीं कि आप सड़कों में जाके उसका प्रदर्शन करें। मैं सभी धर्मों के लिए कह रहा हूँ, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे कोई भी धर्म है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जिससे आम जन को नुकसान हो, आम जन के प्रति हो, हम यही कह रहे हैं कि जिसको भी हो, वह धर्म का काम यही है कि वो दूसरे को कष्ट न दे। इसलिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, सड़कों पे घंटों बंद रहती हैं, नमाजें पढ़ती रहती हैं। वो कह रहे 5 मिनट 10 मिनट नमाज के होते हैं, आपकी तो कावड़ महीनों चलती है। नहीं, तो आप देखो, पहले हम कांवड़ की होती है, लेकिन आपकी रोडें बंद नहीं होती हैं, लोगों के लिए व्यवस्था की जाती हैं, रास्ते सबके लिए खुले जाते हैं, उनके लिए अलग से लाइन बनाई जाती है, ये अलग चीज़ है। हम ये कह रहे हैं कि आप मस्जिदों में ज़मीन लीजिए कहीं, और वो आपके पास पैसा होता है इकट्ठा, आप ज़कात के नाम से बहुत पैसे इकट्ठा करते हैं, तो आप उसके लिए अलग से ज़मीन क्यों नहीं ले सकते? हमारे भी धार्मिक मैं तो खुद एक सिद्धपीठ का एक सेवा करता हूँ, हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं अलग से कर रही हैं। हम ये नहीं चाहते कि सड़कों में जाके हम रोज जाके हम कहीं जुम्मे की, हमारी बृहस्पतिवार को, मंगलवार को, बुधवार को जाके वहीं कहीं पे मेन रोड पे अपनी पूजा पाठ करने लग जाते हैं। योगी जी ने ये भी कहा, आपने बता दिया कि भाई आप भी मेहनत हैं, तो योगी जी ने भी कहा भाई अगर आपके पास जगह नहीं है तो बच्चे कम पैदा करो। क्यों बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हो? घरों में रहने के लिए जगह नहीं है तो बच्चे कम पैदा करो। देखिए, ये संकट है, तो मुस्लिम्स की आबादी बढ़ रही है। देखो, मैं मुस्लिम की नहीं, मैं किसी के लिए भी कह रहा हूँ कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। देश को हमको कंगाल नहीं बनाना, भिखारी नहीं बनाना, और जितनी जगह हमारे पास है उसके अनुसार सब लोग अच्छा रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें, उनका अच्छा तरह से विकास हो। तो उसके लिए तो सबसे बड़ा माध्यम ही यही है कि जनसंख्या नियंत्रण हो। इसलिए जनसंख्या, और ये दुर्भाग्य है कि जनसंख्या
पैदा करने में सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का है। तो इसलिए अगर वो प्रभावित हो रहे हैं तो वो उनकी गलती है। नियम सबके लिए बराबर है। तो कह रहे जनसंख्या कानून क्यों नहीं ला रही है फिर बीजेपी? अगर इस तरीके की दिक्कतें बीजेपी को है तो ले आइए, अब 370 ले आए, यूसीसी ला रहे हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं। नहीं, धैर्य रखे कांग्रेस, इस पे भी विचार होगा, बहुत जल्दी इसके लिए भी होगा। जिस दिन हम संगे सर से ऊपर पानी निकल गया उस दिन इस पे भी विचार होगा, इसके लिए भी काम होगा। डेवलपमेंट को लेकर सर क्या कुछ बड़े काम उत्तराखंड में धामी जी की सरकार में हुए हैं जिनको लेकर के आप जाएंगे? क्योंकि जनता सिर्फ ठीक है नहीं मुद्दों को ध्यान में रखती है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट की बातें भी होनी चाहिए। जैसे अभी सर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आए थे और ये एलिवेटेड रोड का उद्घाटन हुआ। जैसे ही देहरादून में एंट्री करेंगे, जाम, ट्रैफिक की तमाम समस्याएं इनसे जूझ रहे हैं। आप भी आते होंगे तो शहर में तो दिक्कतें हैं ना? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि उत्तर देहरादून में भी तमाम जगह जो है फ्लाईओवर जो है उसके लिए प्रस्ताव बन गया है, उसके लिए बड़े जोर से काम हुआ। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हिंदुस्तान में, पूरे भारत में किसी कोने में चले जाएं आपको सड़क बनती भी नजर आएगी। क्रांति हुई है सड़कों के मामले में। और जिस दिल्ली में हम देहरादून से कम 5 घंटे में जाते थे, आज 2.5 घंटे में जा रहे हैं। सर वही कह रहे हैं ना कि आशा रोडी तक तो 2.5 घंटे में आ गए और आशा रोडी से मसूरी जाने में 3 घंटे लग गए। हाँ, निश्चित रूप से। तो देखिए, आप बिना केंद्र सरकार के हम हो या कोई भी सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि छोटा स्टेट है, हमारे आर्थिक स्रोत बहुत सीमित हैं। तो इसलिए ये है कि हमको बिना केंद्र सरकार के उसके अनुकंपा से हम नहीं चल पाएंगे। ले आज आप ये देखेंगे, आप, मैं अपनी क्षेत्र की बात बताऊं, कहीं भी जाऊं, मैं विधायक बना 2012-13 में, तो हमारे पास बहुत कम सड़कें थी। 2017 के बाद अचानक से उछाल आया क्षेत्रों में। मैं खुद अपने 250-300 किलोमीटर रोड अपने क्षेत्र में नहीं कटा चुका हूँ। और मेरे यहाँ कभी लोगों ने हॉट मिक्स की सड़कें नहीं देखी थी, कभी नहीं हुआ था। लेकिन हमने 17 के बाद जो है मेरी लगभग मुख्य रोड जो है वो लगभग हमारी हॉट मिक्स की हैं। अब हमारा जो है ब्रांच रोडों पर ध्यान है कि धीरे धीरे, क्योंकि ब्रांच रोड भी हमने 5 गुना 6 गुना बढ़ा दिए हैं, तो इसलिए उनके लिए पैसा भी उसी हिसाब से होगा। अब हमारा ध्यान हुआ है कि ब्रांच रोड भी पक्की हो जाए। तो ये सारा तभी हुआ है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और मोदी जी का हमको आशीर्वाद मिला है। ऐसे मैं आपको बता दूं, आज से पहले कभी सोचा लोगों ने कि उत्तराखंड में कोई अगर रोजगार कर रहा है, तो कोई किसान अगर अपने घर में मुर्गी पालन करना चाह रहा है, बकरी पालन करना चाह रहा है, तो उसको कोई लोन पे बिना 0% पे कोई लोन मिल जाए? कभी सोचा नहीं था किसी ने, और हमने दिया, ये हमने करके दिया। आज 80% सब्सिडी हम जो है कृषि में दे रहे हैं। एप्पल मिशन हमारा, क्या मैं आपको बता दूं, एप्पल मिशन आज आप देखें ना, आज से आप चले जाइए 2000 से पीछे या 17 से पीछे मानता हूं मैं, तो 2017 से पहले आप देखिए अपने एप्पल मिशन कहीं था ही नहीं। एप्पल मिशन में आज की तारीख में मैं खुद कह रहा हूँ, पौड़ी गढ़वाल में कहीं एप्पल के गिने चुने के एक आध कोई 100 के तरीके से माल्टा को भी प्रमोट कर रहे हैं। व्यावसायिक रूप से आप एप्पल मिशन में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बगीचे लगे हैं। और आप दूसरा से ये आप होम स्टे देखिए ना, आप कहीं सोचा था आपने कभी कि अपना घर में भी हम कभी होम स्टे करेंगे? हम उसको कभी हमारे यहाँ जो यात्री आएंगे, पर्यटक आएंगे, हमारे घर में रहेंगे, घर का खाना खाएंगे, गांव के परिवेश में रहेंगे। आप गुंजी में चले जाएं, आप खुद रुद्रप्रयाग चले जाएं, मेरे खुद क्षेत्र में लैंगजोन में चले जाएं, आप ये माल देवता में चले जाएं, आपको जगह जगह आपको मिलेगा कि होम स्टे के रूप से लोग अपने पाँव में खड़े हो रहे हैं। जिस प्रदेश में कभी पूरे साल भर में 4 या 5 लाख लोग केवल पर्यटक आते थे, आप पर डे आ रहे हैं 4-5 लाख। इजाफा हो रहा है। इतना बड़ा क्या परिवर्तन हुआ है, लोगों को दिख ही नहीं रहा है। अभी उन्होंने अगर टीन के चश्मे पहने हैं, उनको नहीं दिख रहा, तो उसमें उनकी कमी है, हमारी कमी नहीं है। बहुत सारी योजनाएं हैं ऐसी हमारी जो धरातल पे आई हैं और बहुत आगे बढ़ी हैं। तो 27 में हैट्रिक लगेगी सर एक बार फिर? निश्चित रूप से, अब तो विकल्प ही नहीं है कोई। तो सर फेस क्यों नहीं हो सकता? और अभी आप देखना, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, अभी आप जो ही चुनाव आएगा, कांग्रेस से इतने लोग लालायित हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। मैं खुद 1-2 विधायकों को जानता हूं जो तैयार बैठे हैं, प्रयास में हैं, तैयार में बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करा दीजिए सर मीटिंग भटजी से। और क्या, जब आपके संपर्क में विधायक आ रहे हैं कांग्रेस हो रही है मीटिंग आपसे, इससे ये भी होगा, आप देखते रहना। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, क्या बताएं। मैं आपको इसी, जहां ये आपका स्टूडियो है, इसी क्षेत्र के विधायक थे दिनेश अग्रवाल जी, बहुत वरिष्ठ थे जी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वो, जबकि उनको वो चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया उन्होंने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या मैं चुनाव में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो तो नहीं थे कोई राजनीति में, तो क्यों? उनकी गलत नीति के कारण बहुत उनके खिलाफ हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब उत्तर प्रदेश में योगी जी हो सकते हैं, पीठाधीश्वर महंत, तो सर यहाँ दिलीप सिंह जी क्यों नहीं हो सकते उत्तराखंड में? देखिए, पार्टी का जो है, विचारधारा, पार्टी का एक सिस्टम है और पार्टी सोचती है कहाँ के लिए क्या काम करना है, कब कौन का आदमी कहाँ फिट होता है। जैसे कोई टीम होती है, क्रिकेट की टीम है, तो ये कैप्टन समझता है कि किसको ओपनिंग में भेजना है। कभी कभी देखते हैं कि वो जो हमारे बॉलर रहते हैं उनको शुरू में ओपनिंग के लिए भेज देते हैं
क्या कहते हैं कि 10 20 50 रन वो भी बना दें। इसलिए सरकार का, हमारी पार्टी का सिस्टम है, हमारी पार्टी बहुत सिस्टमेटिक पार्टी है और मैं गारंटी नहीं, देता आप हूँ कैपेबल तो हैं, आप में कोई कमी तो नहीं है। कभी किसी में नहीं, जो जिसको जनता ने चुन दिया उस पर किसी में कमी नहीं है, जिसको जनता ने चुन के दिया, क्योंकि हमारी परीक्षा जो होती है वो जनता के बीच होती है। हमें तो पार्टी केवल परीक्षा देने के लिए एडमिशन कार्ड देता है, लेकिन परीक्षा जो होती थी वो जनता देती है, और जनता जिसको जनता ने चुन दिया, किसी भी व्यक्ति को, हमारे साथ 70 विधायक हैं, जी। इसलिए सब पे क्षमता है, इसलिए पार्टी कब किसका उपयोग कहाँ पे करती है ये उन पर निर्भर है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम बातों पर अपनी बात रखी। तो ये थे मैं दिलीप सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम विषयों पर अपने विचार रखे। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी नई शख्सियत से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।